बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। आज हमारा सीपीसी का 16th लेक्चर है और ये ऑर्डर 6 के बारे में है। आज हम ऑर्डर 8 से 11 देखेंगे। डियर एस्पिरेंट, अनफॉर्चुनेटली आपकी पार्टिसिपेशन मुझे बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट कर रही है। आप लोगों ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने एक क्विज भी रखा, टेस्ट भी रखा, आप लोगों ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। हार्डली 1 या 2 लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे भी पता है अभी तक कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रही है और अभी आ रही आने वाले वक्त में शायद इतनी जल्दी पेपर नहीं होने लगे। लेकिन याद रखिएगा कि एक सक्सेसफुल में और एक अनसक्सेसफुल बंदे में यही फ़र्क होता है। जो सक्सेसफुल बंदा होता है वो इसी टाइम में गेन करता है, वो एक एक मोमेंट को जो है वो अहम जानता है और वो खुद को इम्प्रूव करता है। और जो बंदा जो मसलन अनसक्सेसफुल होता है उसका यही इशू होता है कि वो इंतज़ार करता है कि कब एग्ज़ाम आए, करीब आए, फिर मैं शुरू करूं। तो ऐसे नहीं होता। सक्सेस इज़ अ कंटिन्यूस जर्नी, इसमें कोई स्टे नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस हो जाएं। रोज़ाना पढ़ा करें, चाहे आप 2 लफ्ज़ पढ़ा करें। ठीक है। तो आज भी हमारा जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह, फिर आगे हम उसके बारे में भी रात 9-10 बजे फेसबुक के ऊपर जो है हम लोग जो उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोग खुद नहीं पढ़ रहे तो आपने इसको शेयर कहाँ किया होगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से अप्रिसिएशन चाहिए होती है कमेंट्स की सूरत में, या आप इसको आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ज्वाइन करें। वैसे भी वो सदका जारी है। तो अगेन आप लोगों से मैंने जो है वो रिक्वेस्ट की है। हम लोगों ने ऑर्डर 6 रूल 1 to 7 जो थे वो कर लिए थे। होप कि आपको इस चीज़ का पता है कि एक बेरेक्ट को पढ़ते वक्त कॉपी पेंसिल पास रखनी है और जो सर बातें बताएंगे उसको जो है वो ले डाउन करते जाना है, लिखते जाना है। फिर इसके अलावा जो है मैंने ये भी बताया था, जैसे जैसे आप कोई ऑर्डर या रूल बुक पढ़ते हैं तो उसका इंडेक्स बनाते चले जाएं। बिल्कुल ऐसे इंडेक्स बनाएं जैसे कि ये आपके सामने इंडेक्स आ गया है। आप इस साथ के साथ जो है वो लिखते चले जाएं। मिसाल ऑर्डर 6 प्लीडिंग जर्नली और 1 प्लीडिंग, जब 2 पढ़ लिया 2, तो इसका मैंने फायदा ये बताया था, जैसे जैसे इंडेक्स बनाते चले जाएंगे वो आपको चीज जो है वो याद होती चली जाएगी। एक सीक्वेंस जो है वो समझ आता चला जाएगा। मसलन कल हमने रूल 1 पढ़ा था, प्लीडिंग का मीनिंग था। रूल 2 हमने पढ़ा था जो कि बात करता था कि सिर्फ स्टेटमेंट देनी है मटेरियल फैक्ट के बारे में। लेकिन रूल 4 जो था वो कहता था डिटेल भी देनी है फैक्ट्स की, जब फ्रॉड वगैरह जो है वो अलेज किया जाएगा। जब एक स्टैचू की या एक लॉ की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि शुफा का दावा है, तो उस सूरत में तलब मुआसफत की डिटेल वगैरह जैसे लिखनी ज़रूरी थी। ठीक है। तो रूल 2 और 4 और इनको हमने कहा था कि अगर कोई प्लीडिंग डिफेक्टिव है रूल 2 और रूल 4 के तहत, उसके मटीरियल पार्टिकुलर्स नहीं दिए, तो एक पार्टी टाइमली कोर्ट को कह सकती है कि सर मुझे बेटर, फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट की इजाज़त दी जाए। उसको रेप्लिकेशन भी कहते हैं और कोर्ट भी ऑर्डर कर सकती है बेटर स्टेटमेंट का। लेकिन उस वक्त कोर्ट बेटर स्टेटमेंट का ऑर्डर नहीं करेगी जब एक पार्टी की अपनी जिम्मेदारी थी कि वो फैक्ट जो है उसके अंदर जो है वो लिखती है। वो पार्टी कोर्ट से परमिशन लेके अमेंडमेंट करके तो अपनी प्लीडिंग को दुरुस्त कर सकती है, लेकिन एट द रेलिवेंट टाइम, और फिर वो अमेंडमेंट की भी किसी हद तक इजाज़त दी जाएगी। होप कि आपको समझ आ गई। उसके बाद हमने रूल 3 में देखा था फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग, अपेंडिक्स ए हमने देखा था, और हमने देखा था कि मुख्तलिफ दावाजात और जवाब दावाजात के वहाँ पे स्पेसिमन जो है वो दिए हुए हैं। अगर आपने नहीं दिए अपेंडिक्स ए में दोबारा जाके देखें। उसके बाद हमने देखा था जो है वो रूल 6 देखा था हमने, कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट जैसे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दैट इज बेस्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। तो हमने उसके बारे में जो था वो पढ़ा था कि अगर वो कंडीशन प्रेसिडेंट इटसेल्फ इज इन डिस्प्यूट है, तो अगर वो कंडीशन प्रेसिडेंट जो है वो इटसेल्फ कंटेस्ट हो रहा है तो उसको मेंशन करना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो कंटेस्ट नहीं हो रहा तो फिर बहुत सारे कंडीशन प्रेसिडेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो इम्प्लाइड, अगर वो इम्प्लाइड है या वो कंटेस्ट नहीं करने तो फिर उनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने विद एग्जांपल इसको देखा था। उसके बाद हमने बड़ा अहम रूल देखा था डिपार्चर के बारे में कि एक पार्टी ने जो लिख दिया, अब पार्टी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स प्लीडिंग। अब वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती, वो उसके अगेंस्ट जाके
कोई बात नहीं कर सकती, और अगर वो करना भी चाहती है तो किसी हद तक, और वो भी कोर्ट से अमेंडमेंट की परमिशन लेके। आज हमने बड़ा अहम पढ़ना है, एंड दैट इज डिनायल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा, डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? रूल 8 जो है वो क्या कहता है? वो कहता है अ बेयर डिनायल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द ऑपोजिट पार्टी विल बी कंस्टिट्यूट ओनली एज ए डिनायल ऑफ फैक्टम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द लीगैलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ जो है ये समझा देता हूँ रूल। देखिए मेरी बात सुने, पहले इसको मैं उर्दू में स्लीज तर्जमा करता हूँ कि ऑर्डर 6 रूल 8 वो क्या कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि अगर किसी पार्टी ने अपनी प्लीडिंग में एक कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट्स को डिनाई किया है कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, तो इट्स ओके। लेकिन बाद में वो पार्टी जो है वो जिसने सिर्फ फैक्ट्स को डिनाई किया था, वो बाद में उसकी लीगैलिटी को जो है वो चैलेंज नहीं कर सकती। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मतलब एक बंदे ने ये बात कही अपनी प्लीडिंग में जी कि मेरा और इसका जो है वो निकाह हुआ ही नहीं। ठीक है, अच्छा, ये उसने कह दिया, यानी उसने निकाहनामे को डिनाई कर दिया, निकाहनामे को डिनाई कर दिया। अब वो अपने जो है वो बाद में अपने आर्गूमेंट में वो कोर्ट को ये बताना चाहता है कि जी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो बेसिकली लॉ इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, क्योंकि ये तो थ्रू फोर्स हुआ था, ये तो कॉन्सेंट के बगैर हुआ था, वो तो माइनर था। यानी वो अब उसको लीगैलिटी के ऊपर ले गया है कि ये तो निकाह वैसे भी नहीं हो सकता था। तो रूल 8 कहता है नहीं, खामोश हो जाओ तुम, कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन था कि तुम जब उसको फैक्चुअल ग्राउंड पे तुम उसको डिनाई कर रहे थे, तुम लीगैलिटी पे लीगल ग्राउंड के ऊपर भी उसको चैलेंज कर लेते, लेकिन चूंकि तुमने उस वक्त सिर्फ फैक्चुअल उसको किया था, तो लिहाजा अब तुम जो है वो जो है उसको जो है वो लीगैलिटी की बुनियाद पे तुम उसको जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते। होप कि आप लोगों को समझ आ गई। एक दफा उसकी वर्डिंग भी पढ़ लेते हैं। वो कहता है वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज alleged in any pleading, a bare denial of the same by opposite party shall be construed only as a denial in fact of the express contract alleged or of the matter of fact from which the same may be implied, and not as a denial of the legality or sufficiency in law of such contract। यानी वो ये कहता है कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड है चाहे एक्सप्रेस है, अगर सिंपली वो डिनाई किया गया तो वो फैक्चुअल उसके कंटेंट्स का डिनायल होगा, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट होगा इटसेल्फ उसकी लीगैलिटी या वो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है या नहीं है, अगर उसके बारे में स्पेसिफिकली उसने कोई ग्राउंड नहीं ली तो वो बाद में वो ग्राउंड जो है वो नहीं ले सकेगा। इसकी एग्जांपल भी मैंने जो है वो आपको बता दी है। अब हम चलते हैं उसके बाद जो है वो रूल 9 है। रूल 9 के बारे में है इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी रिकॉर्डेड। अच्छा, ये क्या है जी? ये कह रहा है व्हेन एवर द कंटेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट आर मटेरियल इट शैल बी सफिशिएंट इन एनी प्लीडिंग टू स्टेट द इफेक्ट ऑफ देयर ऑफ एज ब्रीफ एज पॉसिबल विदाउट सेटिंग आउट द होल एंड एनी पार्ट ऑफ द देयरफॉर अनलेस द प्रिसाइज वर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट आर एनी पार्ट देयर ऑफ आर मटेरियल। देखिए मैं आपको 100 इसकी मिसालें दे सकता हूँ। फर्ज करें कि एक पार्टी कहती है जी कि मेरा ए और बी जो है इनका निकाह हुआ, ठीक है, और वो निकाहनामा जो है वो एज एनेक्चर ए जो है वो लफ है। ठीक है, यही हम प्लेट में लिखते हैं ना। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि जी वो जो निकाहनामा है उसका कॉलम नंबर 1 जो है वो ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, और उसके अंदर ये लिखा है, उसके अंदर ये लिखा है। वो कहता नहीं, जहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मटेरियल है सिर्फ उस डॉक्यूमेंट का इफेक्ट लिखो कि भाई इस निकाहनामे के तहत हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। कोई जरूरत नहीं है कि आप उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को जो है वो आप लिखना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और बात बताता हूं। मतलब जहां पे एक एग्रीमेंट है, एक रजिस्टर्ड सेल डीड की बुनियाद पे एक बंदा मालक है, तो देयर इज नो नीड टू लेज टू मेंशन द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर्ड सेल डीड, ओनली टू राइट दैट आई एम ऑनर इन पोजेशन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ द रजिस्टर्ड सेल डीड व्हिच इज अनेक्स्ड विद द प्लेंट एज एनेक्चर ए, दैट इज एनफ, फुल स्टॉप। सिर्फ इतना लिख देना ही काफी होगा। उस डॉक्यूमेंट की डिटेल लिखने की जरूरत जो
जो है वो बिल्कुल नहीं है। मैं दोबारा इसको पढ़ने लगा हूँ। वेयर द कंटेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट आर मटेरियल इट शैल बी सफिशिएंट इन एनी प्लीडिंग टू स्टेट द इफेक्ट ऑफ देयर ऑफ as briefly as possible without setting out the whole or any part thereof unless the precise word of the document or any part thereof are material। अब देखें ये जो एक्सेप्शन है ये बताने लगा हूं, unless the precise word of the document or any part thereof are material। इसकी एग्जांपल ये है कि फर्ज करें जहां पे एक बंदे ने दावा किया है कि मेरे जो मैट्रिक की रिजल्ट है उसमें मेरा नाम ही गलत लिखा गया है, तो अब उसका उस हद तक जहां पे उसका नाम गलत लिखा गया है वो उस डॉक्यूमेंट को उतने हिस्से को अपने दावे में जो है वो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। यानी जहां पे डॉक्यूमेंट इटसेल्फ डिस्प्यूटेड है तो उसको वहां पे क्या किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जहां पे दावा ये है, रेक्टिफिकेशन का दावा है कि जी रजिस्टर्ड सेल डीड में जो है वो मिस्टेक हो गई है, वहां पे खसरा नंबर गलत लिख दिया गया है, तो उसकी दुरुस्ती के लिए मैं इस कोर्ट के पास आया हूं। तो अब वो जो वर्डिंग है जिसको दुरुस्त करवाना है उसको आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो अपने प्लेट के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। तो सेक्शन 9 का जो क्रक्स है वो ये है कि भाई जहां पे डॉक्यूमेंट जो है वहां मटेरियल हो वहां पे डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको रेफर कर देना ही काफी होगा। ठीक है, अलबत्ता जहां पे इटसेल्फ कोई डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स जो है वो डिस्प्यूटेड है वहां पे उन कंटेंट्स को जो है वो रेफर किया जा सकता है, जिसकी एग्जांपल्स मैंने आपको जो है वो दे दी है। अब मैं आगे चलता हूं। अब है मैलिस नॉलेज। Whenever it is material to allege malice, fraudulent intention, knowledge, or other condition of the mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as a fact without setting out the circumstances from which the same is to be inferred। देखिए मेरी बात सुने, ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, मैलिज, फ्रेडुलेंट इंटेंशन, नॉलेज और अदर कंडीशन ऑफ माइंड्स, ठीक है। अब वो कहता है कि दूसरी पार्टी के लिए भी थोड़ा सा सरप्राइज रखो कि आपको कैसे पता चला कि उसकी वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी, नॉलेज थी। जहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड है वहां पे सिंपल अलेज करो, बाकी आप एविडेंस के थ्रू जो है उसको साबित करना। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक शख्स ये कहता है कि इसने बदनीति से मेरे खिलाफ एफआईआर करवाई, लिहाजा मैंने डेफेमेशन का केस किया है, डैमेजेस का केस किया है, इसने मुझे जो है वो डिफेम किया है। तो अब उसको ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये हमारी प्रोफेशनल इसकी जेलसी थी कि ये मेरे साथ कंपटीशन में था कारोबार में, और इसने जब देखा कि मैं तो इससे आगे निकल गया हूं तो इसने उसका बदला लेने के लिए मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर करवा दी। तो ये जो उसका मोटिव था ये बताने की बिल्कुल जो है वो जरूरत नहीं है। तो ये है बेसिकली रूल 10 ऑर्डर 6 का, जो ये कहता है कि जहां पे आप उसके स्टेट ऑफ माइंड को जो है वो मटेरियल है उसका बताना जरूरी है, तो सिंपल ये बता देना काफी होगा कि भाई वो बदनीयत था या उसकी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी या उसका इरादा था, ठीक है, या और उसकी स्टेट ऑफ माइंड है। लेकिन ये बताने की हरगज जरूरत नहीं है कि वो आपने कहां से इंफर किया कि उसकी ये पोजीशन थी। ये आगे चल के देखा जाएगा। बच्चों होप कि आपको ऑर्डर 8 की भी समझ आ गई, ऑर्डर 9 की भी समझ आ गई, और रूल 10 की भी समझ आ गई। अब रूल 11 देख लेते हैं। कहता है नोटिस, वेयर इट इज मटेरियल टू अलेज नोटिस टू एनी पर्सन ऑफ एनी फैक्ट मैटर आई थिंक इट शैल बी सफिशिएंट टू अलेज सच नोटिस एज ए फैक्ट unless the form or precise term of such notice or the circumstances from which such notice is to be inferred are material। very simple वो कह रहा है जहां पे एक नोटिस का जिक्र करना जरूरी है वहां पे नोटिस के कंटेंट्स लिखने की जो है वो जरूरत नहीं है। मसलन आप प्लेन में सिर्फ ये लिखें कि जी मैंने जो शुफे के दावे में मैंने इसको जो है वो नोटिस दिया था वो एज पर तलबे शहाद को एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो अब इतना कह देना काफी होगा, लेकिन ये लिखने की हरगज जरूरत नहीं है कि उस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ था। इस तरह गवर्नमेंट को सेक्शन 80 के तहत नोटिस देना जो है वो जरूरी है, ठीक है। तो फर्ज कर ले कि कोई ऐसा नोटिस है जो कि देना एज पर लॉ जरूरी था, तो सिंपल नोटिस का जिक्र कर देना ही काफी होगा, उसके कंटेंट्स को लिखने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता जहां पे नोटिस इटसेल्फ इन डिस्प्यूट हो, मसलन एक शख्स ये कहना चाहता है कि जनाब इसने मुझे नोटिस दिया था लेकिन इसने मुझे नोटिस एज पर लॉ नहीं दिया, उसके कंटेंट्स जो है वो एज पर लॉ नहीं है, उसमें ये चीजें जो है वो मिसिंग है, तो उस सूरत
सूरत में वो नोटिस के कंटेंट्स को जो है वो अपनी प्लीडिंग के अंदर जो है वो ला सकता है। तो जो रूल 11 है उसका क्रक्स ये है, जहाँ पे एक नोटिस का जिक्र करना हो, नोटिस को रेफर कर देना कि नोटिस इज नेक्स्ट टू द प्लेंट एज नेक्स्चरी इज सफिशिएंट, उसके कंटेंट्स को लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जहाँ पे उसकी वर्डिंग के बारे में कोई तजाद हो तो वहाँ पे आप जो है वो नोटिस के वो वर्ड्स जो हैं उसको भी अपनी प्लीडिंग के अंदर शामिल कर सकते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज मेरे पास टाइम कम है तो हम लोग सिर्फ यहीं पे बस करते हैं रूल 8 से रूल 11। होप कि आपको समझ आया, मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ बताया और मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स ना दिया तो मैं फिर क्विट कर जाऊँगा। फिर शायद मैं जब कभी कोई मैं मोटिवेट हूँ तो मैं वापस आऊँ। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आप पार्टिसिपेट करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।